मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तो बस यह चाहिए कि भारत का हर इंसान अपने भाई को अपना माने और उसकी जमीन पर उसका हक समझे। यही आवाज थी उस साधु से सरल दिखने वाले इंसान की, जिसने अपने जीवन को सत्ता, शोहरत या वैभव के पीछे नहीं बल्कि मानवता की सेवा में अर्पित कर दिया। उनका नाम था विनोबा भावे। कभी सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसके पास न कोई सेना थी, न कोई राजनीतिक ताकत, न ही कोई हथियार, लेकिन फिर भी उसने लाखों लोगों से उनकी जमीन दान में दिलवाई। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि समाज में कोई भूखा न सोए, कोई बेघर न रहे और इंसानियत का असली अर्थ जिंदा रहे। ये कहानी है उस महात्मा की जिसे लोग आचार्य कहकर पुकारते थे, गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी और बिन लाठी तलवार के क्रांति करने वाले। विनोबा भावे नाम सुनते ही आंखों के सामने एक सरल, शांत और तपस्वी व्यक्तित्व उभर आता है। वे केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं थे बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे, जिन्होंने पूरे भारत को यह सिखाया कि असली ताकत हिंसा या सत्ता में नहीं बल्कि करुणा और विश्वास में है। उन्हें लोग आचार्य कहकर सम्मानित करते थे क्योंकि उन्होंने जीवन भर ज्ञान, सेवा और निस्वार्थ त्याग का मार्ग अपनाया। वे गांधी जी के सबसे करीबी सहयोगियों में गिने जाते हैं और उन्हें गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहा जाता था। आजादी के बाद जब पूरा देश राजनीतिक संघर्ष और सत्ता की होड़ में उलझा हुआ था, तब विनोबा भावे ने लोगों का ध्यान इंसानियत, समानता और समाज के पुनर्निर्माण की ओर खींचा। उनकी जिंदगी हमें यह समझाती है कि एक अकेला इंसान भी प्रेम और नैतिक शक्ति के बल पर करोड़ों लोगों की सोच बदल सकता है। प्रारंभिक जीवन। विनोबा भावे का असली नाम विनायक नरहरि भावे था। उनका जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के गागोड़ा गांव में हुआ था। एक साधारण मध्यम वर्गीय चित्पावन ब्राह्मण परिवार में जन्मे विनोबा का बचपन भले ही गांव की सादगी में गुजरा, लेकिन भीतर से वे बेहद संवेदनशील और जिज्ञासु बालक थे। उनके पिता नरहरि राव भावे रेलवे में काम करते थे और परिवार को अच्छे संस्कार देने में विश्वास रखते थे, जबकि उनकी मां रुक्मिणी बाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। मां के सत्संग, भक्ति और त्यागमय जीवन ने विनायक के कोमल मन पर गहरा प्रभाव डाला। यही वह दौर था जब उनके भीतर आध्यात्मिकता और सेवा की बीज डाल दिए गए। बचपन से ही विनोबा पढ़ाई में अत्यंत तेज थे, लेकिन उनकी रुचि केवल अंकों और डिग्रियों तक सीमित नहीं थी। वे भारतीय शास्त्रों, संत साहित्य और वेद पुराणों के अध्ययन में डूब जाते। किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने गीता, उपनिषद और संत तुकाराम के अभंगों को गहराई से समझना शुरू कर दिया। वे अक्सर कहा करते थे कि गीता ही उनके जीवन का मार्गदर्शन है। यही कारण है कि बाद में वे गीता प्रचारक के रूप में भी जाने गए। परिवार चाहता था कि विनायक उच्च शिक्षा प्राप्त करें और आगे चलकर एक सम्मानजनक नौकरी करें, लेकिन उनके मन में कुछ और ही विचार पल रहे थे। उन्हें पश्चिमी शिक्षा की औपचारिकता से संतोष नहीं था। उन्हें लगता था कि असली ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि जीवन की कठोर सच्चाइयों से मिलता है। इसी सोच के चलते उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। यह निर्णय परिवार के लिए चौंकाने वाला था, लेकिन विनोबा अपने रास्ते को लेकर बेहद दृढ़ थे। इसी समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की लहर तेज हो रही थी। बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं के भाषण और लिखे हुए लेख विनोबा को भीतर से झकझोर देते। उन्हें लगता कि अगर देश पराधीन है तो व्यक्तिगत उपलब्धियों का कोई मूल्य नहीं। उनका मन समाज और राष्ट्र की सेवा की ओर आकर्षित होने लगा। 1916 में उन्होंने काशी जाकर संस्कृत और दार्शनिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। वहां का वातावरण उन्हें बहुत भाया, लेकिन उनके भीतर का बेचैन मन अभी भी एक सच्चे मार्गदर्शक की तलाश में था। यही तलाश उन्हें 1916 में अहमदाबाद ले गई, जहां उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। गांधी जी के सादगीपूर्ण जीवन, अहिंसा और सत्याग्रह की विचारधारा ने विनोबा को गहराई तक प्रभावित किया। उन्होंने तुरंत निश्चय कर लिया कि अब उनका जीवन गांधी जी को समर्पित होगा। उस समय गांधी जी साबरमती आश्रम का संचालन कर रहे थे। विनोबा वहीं आकर बस गए और आश्रम के अनुशासन, तप और सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। गांधी जी ने जब उन्हें देखा तो तुरंत समझ लिया कि यह युवक केवल पढ़ने लिखने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समाज को बदलने वाला एक महान कार्यकर्ता बनेगा। गांधी जी ने विनोबा को कई सामाजिक कार्यों और आंदोलनों में लगाया। वहीं से उनकी वास्तविक साधना शुरू हुई। बचपन से ही विनोबा का स्वभाव अंतर्मुखी था। वे अधिक बोलते नहीं थे, लेकिन गहरी सोच रखते थे। गांव में लोग कहते थे कि यह बालक साधु बनेगा। वास्तव में साधु तो वे थे ही,
लेकिन केवल माला जपने वाले नहीं बल्कि समाज की पीड़ा मिटाने वाले साधु। उनकी माँ ने उन्हें दया और करुणा सिखाई और उनके पिता ने अनुशासन व ईमानदारी। यही दोनों गुण मिलकर आगे चलकर उनके व्यक्तित्व का आधार बने। एक बार बचपन में उन्होंने देखा कि पड़ोस में एक गरीब किसान के पास खाने के लिए अन्न नहीं था। विनोबा ने घर से अपने हिस्से का भोजन ले जाकर उस किसान को दे दिया। उस समय वे मात्र 10 वर्ष के थे। उनकी माँ ने डांटने के बजाय मुस्कुराते हुए कहा, तूने सही किया, असली धर्म भूखे को खाना खिलाने में है। ये घटना उनके हृदय में हमेशा के लिए बस गई। उनकी सोच को आकार देने में महाराष्ट्र के संतों का बड़ा योगदान था। संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव और समर्थ रामदास की वाणी उन्होंने बचपन से सुनी थी। इन संतों ने भक्ति के साथ साथ समाज सुधार की भी बात की थी। यही धारा विनोबा के विचारों में भी गहराई तक समा गई। धीरे धीरे वे यह समझने लगे कि व्यक्ति की सच्ची साधना केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं बल्कि समाज की मुक्ति में है। यही भावना आगे चलकर उन्हें भूदान आंदोलन जैसा महान कदम उठाने की प्रेरणा देगी। इस प्रकार विनोबा भावे का बचपन और युवावस्था केवल शिक्षा और संस्कारों से भरा हुआ दौर नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा समय था जिसने उन्हें जीवन के असली उद्देश्य तक पहुंचाया। माँ के संस्कार, संतों की शिक्षाएं और गांधी जी से हुई मुलाकात, इन सब ने मिलकर उनके भीतर उस क्रांतिकारी संत का निर्माण किया जिसने आगे चलकर पूरे भारत की सोच को बदल दिया। नेतृत्व की ओर उदय। गांधी जी से मुलाकात के बाद विनोबा भावे का जीवन पूरी तरह बदल गया। वे मानो अपने असली ठिकाने तक पहुंच गए थे। साबरमती आश्रम में रहते हुए उन्होंने केवल खेती, चरखा चलाना और सफाई जैसे काम ही नहीं किए बल्कि लोगों की तकलीफों को समझने और उनके साथ जीने की कला भी सीखी। धीरे धीरे वे गांधी जी के सबसे प्रिय शिष्यों में गिने जाने लगे। गांधी जी उन्हें अक्सर आचार्य कहकर संबोधित करते थे क्योंकि उनका चिंतन, उनकी सरलता और उनकी गहरी दृष्टि सबको प्रेरित करती थी। 1920 के दशक में जब असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह की लहर पूरे देश में उठ रही थी, तब विनोबा ने भी पूरे समर्पण के साथ इसमें भाग लिया। वे केवल एक कार्यकर्ता की तरह नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह काम करते। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि गांव-गांव जाकर वे लोगों को गांधी जी के विचार समझाते और बताते कि आजादी की लड़ाई केवल अंग्रेजों से सत्ता छीनने की नहीं है बल्कि अपने भीतर की गुलामी तोड़ने की भी है। 1932 में जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा तो विनोबा उसमें अग्रिम पंक्ति में रहे। उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन जेल भी उनके लिए किसी तपोभूमि से कम नहीं थी। वहां वे कैदियों को गीता पढ़ाते, उन्हें शिक्षा देते और जीवन के नैतिक मूल्यों को समझाते। धीरे धीरे कैदियों में सुधार की लहर फैलने लगी। यही कारण था कि लोग उन्हें केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शिक्षक भी मानने लगे। गांधी जी के निधन के बाद स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप बदलने लगा। जहां एक ओर नेता सत्ता और राजनीति की ओर आकर्षित हो रहे थे, वहीं विनोबा ने ठान लिया कि वह गांधी जी के अधूरे सपनों को आगे बढ़ाएंगे। उनका मानना था कि 1940 में गांधी जी ने जब व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान किया तो उन्होंने सबसे पहले विनोबा भावे को चुना। ये गांधी जी के गहरे विश्वास का प्रतीक था। इस सत्याग्रह का मकसद यह दिखाना था कि आजादी केवल भीड़ के नारों से नहीं बल्कि व्यक्तिगत साहस और नैतिकता से आती है। विनोबा ने बड़े धैर्य और शांति से यह भूमिका निभाई और पूरे देश में एक मिसाल कायम की। आजादी मिलने के बाद देश में सत्ता की होड़, हिंसा और विभाजन ने जनता को बेचैन कर दिया था। यह वह दौर था जब लोगों को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो राजनीति से ऊपर उठकर समाज की नैतिक और आध्यात्मिक दिशा तय कर सके। यही समय था जब विनोबा भावे का नेतृत्व नए रूप में उभरा। 1951 में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में वे किसानों और भूमिहीन मजदूरों की हालत देखने गए। वहां उन्होंने देखा कि गरीब किसान बिना जमीन के जीवन बिता रहे हैं, जबकि कुछ जमींदारों के पास हजारों एकड़ जमीन पड़ी है। यह दृश्य उनके दिल को झकझोर गया। एक दिन एक मजदूर ने उनसे कहा, बाबा, हमें भी जीने के लिए जमीन चाहिए। ये सुनते ही विनोबा ने वहीं उपस्थित जमींदारों से पूछा, क्या आप में से कोई इन गरीबों को अपनी जमीन का कुछ हिस्सा दान करना चाहेगा? सबकी हैरानी के बीच एक जमींदार ने 100 एकड़ जमीन दान में दे दी। यही क्षण था जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। विनोबा ने इसे संयोग नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा माना और निश्चय किया कि वे पूरे देश में भूदान आंदोलन चलाएंगे। इसके बाद विनोबा गांव-गांव पैदल यात्रा करने लगे। वे न तो राजनीतिक शक्ति लेकर जाते, न ही किसी दबाव का प्रयोग करते, बस अपने सरल और करुणामय शब्दों से लोगों के दिलों को छू लेते। उनके आग्रह पर हजारों जमींदारों ने
अपनी जमीन स्वेच्छा से गरीबों को दान कर दी। धीरे धीरे यह आंदोलन एक विशाल लहर में बदल गया। विनोबा भावे का नेतृत्व किसी मंच, भीड़ या भाषणबाजी पर आधारित नहीं था। उनका नेतृत्व उनके जीवन की सादगी, सत्यनिष्ठा और आत्मिक शक्ति से निकलता था। लोग उन्हें देखकर यह महसूस करते थे कि यह व्यक्ति वही कहता है जो जीता है। यही कारण था कि भूदान आंदोलन केवल एक सामाजिक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि यह एक नैतिक क्रांति बन गया। उनका मानना था कि यदि समाज को बदलना है तो कानून और हथियारों से नहीं, बल्कि विश्वास और प्रेम से बदलना होगा। यही सोच उन्हें एक अलग तरह का नेता बनाती थी। वे सत्ता से दूर रहकर भी जनता के दिलों पर राज करते थे। इस प्रकार गांधी जी के शिष्य से लेकर स्वतंत्र भारत के नैतिक पथ प्रदर्शक तक का विनोबा का सफर नेतृत्व की उस अनोखी परिभाषा को सामने लाता है, जिसमें अहिंसा, करुणा और समानता ही असली शक्ति है। प्रमुख चुनौतियों और निर्णायक मोड़। विनोबा भावे का जीवन साधना और सेवा से भरा हुआ था, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। हर महान व्यक्तित्व की तरह उन्हें भी कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों ने ही उनके विचारों को और गहरा किया और उनके नेतृत्व को और सशक्त बनाया। सबसे पहली चुनौती उनके अपने परिवार और समाज से आई। जब उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और साधना तथा समाज सेवा का मार्ग चुना, तो बहुतों को यह निर्णय समझ में नहीं आया। परिवार चाहता था कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर एक सुरक्षित जीवन बिताएं, लेकिन विनोबा का मन उन सांसारिक अपेक्षाओं से कहीं आगे जा चुका था। उन्होंने अपने भीतर की आवाज को सुना और उस पर अडिग रहे। यह उनका पहला संघर्ष था, अपने ही प्रियजनों की अपेक्षाओं के खिलाफ खड़े होना। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन का दौर आया। ब्रिटिश शासन केवल राजनीतिक गुलामी ही नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक बंधनों को भी बढ़ा रहा था। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा में सक्रिय भागीदारी के कारण विनोबा को कई बार जेल जाना पड़ा। जेल की कठिन परिस्थितियां, भोजन की कमी, बीमारियां, ये सब किसी भी सामान्य व्यक्ति को तोड़ सकते थे, लेकिन विनोबा ने इन्हें अवसर बना लिया। उन्होंने जेल को एक विद्यालय बना दिया। वहां उन्होंने कैदियों को गीता पढ़ाई, उन्हें शिक्षा दी और उनका जीवन बदलने की कोशिश की। यह उनका दूसरा बड़ा मोड़ था, जहां उन्होंने यह साबित किया कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, मनुष्य अपने उद्देश्य को साध सकता है। गांधी जी की मृत्यु भी विनोबा के लिए एक गहरा आघात थी। गांधी जी केवल उनके गुरु ही नहीं, बल्कि उनके जीवन का मार्गदर्शन करने वाली शक्ति थे। 1948 में गांधी जी के नहीं रहने पर विनोबा को ऐसा लगा मानो वे अनाथ हो गए हों, लेकिन इसी दर्द ने उन्हें और मजबूत बनाया। उन्होंने यह ठाना कि अब गांधी जी के सपनों को पूरा करना ही उनका जीवन लक्ष्य होगा। यही संकल्प आगे चलकर भूदान आंदोलन का आधार बना। सबसे बड़ी चुनौती उनके जीवन में तब आई जब उन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की। शुरुआत में लोग इसे एक असंभव विचार मानते थे। बहुतों ने कहा कि कोई भी अपनी जमीन क्यों दान करेगा। कुछ लोगों ने उन्हें भोला कहा तो कुछ ने उन्हें स्वप्न दृष्टा। लेकिन विनोबा ने इन आलोचनाओं को अपने संकल्प के आगे कभी महत्व नहीं दिया। वे पैदल गांव-गांव जाते, जमींदारों से मिलते और केवल अपने सरल शब्दों और करुणा से उन्हें जमीन दान के लिए प्रेरित करते। धीरे धीरे आलोचना आश्चर्य में और आश्चर्य सम्मान में बदल गई, लेकिन यह सफर भी कठिनाइयों से भरा था। कई बार उन्हें भूख प्यास झेलनी पड़ती, नंगे पांव धूप में मीलों चलना पड़ता। गांव के रास्ते कठिन थे, साधन सीमित थे और स्वास्थ्य पर असर पड़ता। फिर भी वे नहीं रुके। उनका मानना था कि जब तक एक भी इंसान भूखा है, तब तक वे आराम नहीं कर सकते। एक और चुनौती उनके सामने तब आई जब देश राजनीति और सत्ता की ओर तेजी से बढ़ रहा था। नेताओं के बीच सत्ता संघर्ष, भ्रष्टाचार और असमानता बढ़ रही थी। ऐसे में लोगों को विनोबा का रास्ता बहुत आदर्शवादी लगता था। कई नेताओं ने कहा कि केवल भूदान से गरीबी दूर नहीं होगी, लेकिन विनोबा ने हमेशा यह स्पष्ट किया कि भूदान केवल जमीन बांटने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह इंसानियत जगाने की एक पहल है। वे कहते थे, अगर दिल बदल जाए तो समाज खुद ब खुद बदल जाएगा। उनके जीवन में व्यक्तिगत कठिनाइयां भी कम नहीं थीं। साधारण जीवन जीने वाले विनोबा का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता था। लंबी यात्राओं और तपस्वी जीवन ने उनके शरीर को कमजोर बना दिया था, लेकिन उनकी आत्मा अटूट थी। जब भी लोग उनसे कहते कि उन्हें आराम करना चाहिए, वे मुस्कुराकर कहते, आराम तो आत्मा को चाहिए, शरीर तो कर्म के लिए है। उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ तब आया
जब हजारों गांवों में लाखों एकड़ जमीन दान हो चुकी थी। यह केवल एक सामाजिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह उस सिद्धांत की जीत थी कि प्रेम और विश्वास की ताकत किसी भी कानून से बड़ी हो सकती है। हालांकि बाद में भूदान आंदोलन को कई व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दान की गई जमीन का बंटवारा, रिकॉर्ड की गड़बड़ियां और सरकारी प्रक्रियाएं। लेकिन इन कमियों के बावजूद विनोबा ने अपने आंदोलन की आत्मा को जीवित रखा। उनकी सबसे बड़ी जीत यह थी कि उन्होंने यह साबित किया कि अहिंसा केवल आजादी की लड़ाई का हथियार नहीं है, बल्कि समाज सुधार का भी सबसे प्रभावी साधन हो सकती है। इस प्रकार विनोबा भावे के जीवन की चुनौतियां ही उनके विचारों की कसौटी बनी। हर संघर्ष ने उनके संकल्प को और मजबूत किया। उन्होंने दिखाया कि असली नेता वही है जो कठिनाइयों को अवसर में बदल दे और आलोचनाओं को प्रेरणा बना ले। मूल दर्शन और शिक्षाएं। विनोबा भावे का जीवन केवल घटनाओं का सिलसिला नहीं था, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से भरी हुई यात्रा थी। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी हमें यह समझने में मदद करती हैं कि समाज को कैसे अधिक मानवीय और न्यायपूर्ण बनाया जा सकता है। उनका सबसे बड़ा आधार था गीता का दर्शन। वे कहते थे, गीता केवल युद्ध भूमि की बात नहीं करती, यह जीवन के हर संघर्ष की शिक्षा देती है। विनोबा ने गीता को साधारण भाषा में समझाया और लोगों को बताया कि इसका असली संदेश है कर्तव्य पर अडिग रहना, परिणाम की चिंता किए बिना। उन्होंने गीता को केवल धार्मिक पुस्तक नहीं माना, बल्कि जीवन का व्यावहारिक मार्गदर्शन माना। यही कारण है कि उन्होंने वर्षों तक गीता प्रवचन दिए और लाखों लोगों को इस ग्रंथ से जोड़ा। उनका दूसरा बड़ा विचार था भूदान। वे कहते थे, जमीन इंसान की संपत्ति नहीं, ईश्वर की देन है। इसका उपयोग सबके भले के लिए होना चाहिए। उनके अनुसार अगर समाज में संपत्ति का न्यायपूर्ण बंटवारा हो जाए तो गरीबी और भूख मिट सकती है। उनका मानना था कि हिंसा और क्रांति से समाज नहीं बदलता, बल्कि दिलों के परिवर्तन से असली बदलाव आता है। यही सोच भूदान आंदोलन की आत्मा बनी। विनोबा का एक और महत्वपूर्ण दर्शन था अहिंसा का व्यापक रूप। गांधी जी की तरह उन्होंने भी हिंसा को केवल शारीरिक चोट मानकर सीमित नहीं किया। वे कहते थे, बुरा बोलना, किसी को नीचा दिखाना या अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख देना भी हिंसा है। उनका विश्वास था कि अगर हर इंसान अपने जीवन में हिंसा के इन सूक्ष्म रूपों को छोड़ दे तो दुनिया अधिक शांतिपूर्ण और सुंदर बन सकती है। स्त्री और पुरुष की समानता पर भी उनका गहरा विश्वास था। वे कहते थे, समाज आधा पुरुष है और आधा स्त्री। अगर स्त्री को दबाया जाएगा तो समाज कभी पूरा नहीं हो सकता। उनके विचारों में महिलाओं को शिक्षा, सम्मान और बराबरी का स्थान देना आवश्यक था। यह सोच उस दौर में काफी प्रगतिशील मानी जाती थी। उनका दर्शन केवल आदर्शवादी बातें नहीं था, बल्कि बहुत व्यावहारिक भी था। वे कहते थे कि सरकारें कानून बनाकर केवल व्यवस्था दे सकती हैं, लेकिन असली क्रांति जनता के नैतिक परिवर्तन से ही होगी। इसीलिए उन्होंने राजनीति से दूरी बनाई और समाज सेवा को ही अपना मार्ग चुना। उनका विश्वास था कि अगर हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा त्याग करे तो समाज की सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। विनोबा ने सर्वोदय का विचार भी सामने रखा। सर्वोदय का मतलब है सबका उदय, सबका कल्याण। उनके अनुसार समाज का विकास तभी सार्थक है जब वह हर व्यक्ति तक पहुंचे, चाहे वह गरीब हो, दलित हो या हाशिए पर खड़ा कोई इंसान। वे कहते थे कि अगर विकास केवल कुछ लोगों तक सीमित रह जाए तो वह असली विकास नहीं है। उन्होंने श्रम की गरिमा पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। वे स्वयं अपने हाथों से खेती करते, कपड़े बुनते और सफाई करते। वे कहते थे, अगर हम श्रम का सम्मान नहीं करेंगे तो असली बराबरी कभी नहीं आएगी। उनके इस विचार ने कई लोगों को अपने जीवन में सादगी और आत्मनिर्भरता अपनाने के लिए प्रेरित किया। विनोबा भावे के दर्शन का एक और पहलू था सत्य और आत्मसंयम। उनका मानना था कि इंसान की असली ताकत बाहर की उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और नियंत्रण में है। वे कहते थे, जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय पाली वही सच्चा विजेता है। ये संदेश आज की उपभोक्तावादी दुनिया में और भी ज्यादा प्रासंगिक लगता है। उनकी भाषा सरल लेकिन दिल को छू लेने वाली होती थी। वे बड़े से बड़ा सिद्धांत भी एक साधारण कहानी या उदाहरण से समझा देते थे। जैसे वे कहते थे, अगर एक घर में 5 लोग रहते हों और सब मिलकर रसोई का खाना खाएं तो किसी को भूखा नहीं रहना पड़ता। यही नियम समाज पर भी लागू होता है। इस तरह के छोटे छोटे उदाहरण उनके दर्शन को जनता तक पहुंचाने का सबसे आसान साधन बने। विनोबा का दर्शन केवल पुस्तकों या भाषणों तक सीमित नहीं था, बल्कि वे स्वयं अपने जीवन में उसे जीते थे। उनकी सादगी, त्याग और निष्काम सेवा उनके हर विचार को प्रमाणित करती थी। यही कारण था कि लोग उनके शब्दों पर आंख मूंद कर
विश्वास करते थे। सार यह है कि विनोबा भावे की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए जीना है। उनके अनुसार व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हैं। जब तक समाज सुखी नहीं होगा तब तक व्यक्ति भी सुखी नहीं हो सकता। इस प्रकार उनका मूल दर्शन, गीता का मार्ग, भूदान की भावना, अहिंसा की गहराई, सर्वोदय का सिद्धांत और सादगी का जीवन आज भी उतना ही जीवंत और आवश्यक है जितना उनके समय में था। विरासत और प्रभाव। विनोबा भावे का जीवन केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं था बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक नई दिशा थी। उन्होंने अपने विचारों और कार्यों से यह साबित किया कि परिवर्तन केवल सत्ता या हिंसा से नहीं आता बल्कि प्रेम, त्याग और करुणा से आता है। उनकी विरासत इतनी गहरी है कि आज भी भारत ही नहीं पूरी दुनिया उनके नाम को श्रद्धा से याद करती है। सबसे पहले बात करें भूदान आंदोलन की। यह आंदोलन केवल जमीन बांटने की पहल नहीं थी बल्कि यह इंसानियत जगाने का प्रयास था। लाखों एकड़ जमीन दान में मिली और हजारों परिवारों की जिंदगी बदली। हालांकि बाद के वर्षों में प्रशासनिक कठिनाइयों और प्रबंधन की कमजोरियों के कारण इस आंदोलन का प्रभाव कम हुआ, लेकिन इससे यह संदेश पूरे देश में फैल गया कि दान केवल पैसे या वस्तुओं का नहीं बल्कि विश्वास और साझेदारी का होना चाहिए। आज भी जब भी समाज सेवा की बात आती है तो भूदान आंदोलन को एक ऐतिहासिक मिसाल के रूप में याद किया जाता है। विनोबा भावे को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह केवल एक सम्मान नहीं था बल्कि उस सोच की मान्यता थी जो इंसानियत को सबसे ऊपर रखती थी। वे किसी पद, पुरस्कार या सम्मान के पीछे नहीं भागे, लेकिन समाज और राष्ट्र ने उन्हें अपनी आत्मा का हिस्सा मानकर सर्वोच्च सम्मान दिया। यह दिखाता है कि असली महानता लोगों के दिलों में बसने से आती है, न कि सत्ता या पद से। उनकी विरासत का एक और पहलू है सर्वोदय का विचार। गांधी जी ने जिस सर्वोदय की नींव रखी थी उसे विनोबा ने और व्यापक रूप दिया। सर्वोदय का मतलब है सबका कल्याण, सबका उदय। यह विचार आज भी सामाजिक आंदोलनों की प्रेरणा बना हुआ है, चाहे वह ग्रामीण विकास हो, पर्यावरण संरक्षण हो या शिक्षा का प्रसार। हर जगह सर्वोदय की भावना झलकती है। विनोबा भावे का प्रभाव केवल समाज तक सीमित नहीं रहा बल्कि राजनीति पर भी पड़ा। उन्होंने यह संदेश दिया कि सत्ता का असली उद्देश्य जनता की सेवा है, न कि व्यक्तिगत लाभ। हालांकि वे खुद राजनीति से दूर रहे, लेकिन कई नेताओं ने उनके विचारों से प्रेरणा ली। उन्होंने यह भी दिखाया कि बिना किसी राजनीतिक पद पर रहे भी इंसान समाज का नेतृत्व कर सकता है। उनका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महसूस किया गया। दुनिया ने पहली बार देखा कि बिना किसी हथियार, बिना किसी आंदोलनकारी हिंसा के, केवल नैतिक शक्ति के बल पर एक विशाल सामाजिक क्रांति लाई जा सकती है। यही कारण है कि कई विदेशी विद्वानों और नेताओं ने भूदान आंदोलन को मानव इतिहास का अनोखा प्रयोग कहा। उनकी विरासत केवल आंदोलनों और विचारों तक ही सीमित नहीं है, वे व्यक्तिगत जीवन की सादगी और त्याग के लिए भी याद किए जाते हैं। वे हमेशा सादे कपड़े पहनते, साधारण भोजन करते और अपने हाथ से काम करना पसंद करते। उन्होंने यह संदेश दिया कि असली क्रांति का आरंभ खुद के जीवन से होता है। यदि हम अपने जीवन को सादा और नैतिक बना लें तो समाज अपने आप बदलने लगेगा। विनोबा भावे का सबसे बड़ा प्रभाव यह रहा कि उन्होंने लोगों को आत्मचिंतन करना सिखाया। वे बार बार कहते थे, अगर हम दूसरों को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलना होगा। यही विचार आज भी हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन है, चाहे हम छात्र हों, किसान हों या नेता। यदि हम अपने भीतर सुधार लाएंगे तो समाज अपने आप बेहतर हो जाएगा। आज जब दुनिया उपभोक्तावाद, असमानता और हिंसा की चुनौतियों से जूझ रही है, तब विनोबा की विरासत और भी प्रासंगिक हो जाती है। उन्होंने हमें सिखाया कि संपत्ति का वास्तविक मूल्य साझा करने में है, न कि संग्रह करने में। उन्होंने दिखाया कि अहिंसा केवल एक आंदोलन की रणनीति नहीं बल्कि जीवन जीने का स्थायी तरीका है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने यह साबित किया कि एक अकेला इंसान भी करोड़ों लोगों की सोच को बदल सकता है। उनकी मृत्यु 1982 में हुई, लेकिन उनका जीवन आज भी जीवित है। उनका नाम जब भी लिया जाता है तो लोगों के मन में सादगी, सेवा और सत्य की छवि उभर आती है। वे आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं। उनके विचार हर पीढ़ी को यह याद दिलाते हैं कि सच्चा विकास केवल तब होगा जब हर व्यक्ति को न्याय, समानता और सम्मान मिलेगा। विनोबा भावे की विरासत हमें यह सिखाती है कि इतिहास की दिशा बदलने के लिए बड़े हथियार या सत्ता की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है केवल एक सच्चे दिल, अटूट विश्वास और सेवा की भावना की। यही उनकी अमर धरोहर है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए
प्रकाश स्तंभ की तरह मार्गदर्शन करती रहेगी। विनोबा भावे का जीवन हमें यह सिखाता है कि इंसानियत की असली ताकत न सत्ता में है, न धन में, बल्कि त्याग और प्रेम में है। उन्होंने यह साबित किया कि अगर दिलों को जीता जाए तो सबसे कठिन सामाजिक असमानताएं भी मिटाई जा सकती हैं। उनकी वाणी आज भी उतनी ही गूंजती है। मनुष्य का जीवन तभी सफल है जब वह अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए जिए। आज की तेज रफ्तार और स्वार्थ से भरी दुनिया में, जहां लोग अपने हित को ही सर्वोपरि मानते हैं, विनोबा का यह संदेश हमें ठहर कर सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम थोड़ी सी करुणा और त्याग से समाज को बेहतर नहीं बना सकते? क्या हम यह नहीं कर सकते कि अपनी संपत्ति, अपना समय और अपनी ऊर्जा का एक अंश दूसरों के साथ साझा करें? उनका जीवन यही कहता है, सच्ची क्रांति भीतर से शुरू होती है और वही क्रांति दुनिया को बदल देती है।